हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल ललित और मैं गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में टूरिज्म डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आज हम टूरिज्म सब विषय पर आपको ई लर्निंग लेसन देने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टूरिज्म मनी की पावर क्या है। टूरिज्म जो है दुनिया के कई देशों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इसका मैं आपको 3 उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उदाहरण हमारे पास है मालदीव्स का। मालदीव्स इंडियन ओशन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशन है और वहां की इकोनॉमी का जीडीपी का 28% हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आता है और मालदीव की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का टोटल 60% जो शेयर है वो टूरिज्म का है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव्स की इकोनॉमी में टूरिज्म क्या रोल प्ले कर रहा है। दूसरा जो उदाहरण हमारे सामने है वो हमारे पास है कैरेबियन आइलैंड्स का। कैरेबियन आइलैंड्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट नेशन है और आप ये कह सकते हैं कि टूरिज्म पर उनकी टोटल इकोनॉमी आधारित है। 28.7 बिलियन टूरिस्ट एनुअली वहां पर आते हैं और 49 बिलियन उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टूरिज्म जो है उनकी वजह से वहां की इकोनॉमी चल रही है और दे आर द मोस्ट टूरिज्म डिपेंडेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी का काम टूरिज्म कर रही है। अगर हम टूरिज्म को उनकी इकोनॉमी में से निकाल देते हैं तो इट विल बी लेफ्ट नोवेयर। तो कैरेबियन आइलैंड्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट टूरिज्म पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहां पे टूरिज्म के लिए बहुत दुनिया जाती है। तो आप उसकी स्लाइड्स भी देख सकते हैं। इसमें हमारे पास कई आइलैंड्स हैं, जैसे हमारे पास जमैका है, जैसे सेंट लूसिया है, यूएस वर्जिन आइलैंड्स है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल नेशंस। जो तीसरी इकोनॉमी जो हमारे साउथ ईस्ट नेशन है थाईलैंड, तो थाईलैंड में टूरिज्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। टूरिज्म का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म पर वहां जो अर्निंग हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो उनकी जीडीपी का 19.3% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो थाईलैंड इज ऑलवेज ब्लेस्ड, थाईलैंड इज ऑलवेज कॉलिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशंस हैविंग ब्यूटीफुल बीचेस एंड कॉलिंग ऑल टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टूरिज्म किस कीमत पर हम टूरिज्म को डेवलप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूरिज्म के टोटल डेवलपमेंट है उसको हम इंपैक्ट्स के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करेंगे। इंपैक्ट में हमारे पास 3 तरह के मेन इंपैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंपैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंपैक्ट्स का क्या मतलब। इंपैक्ट्स का मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट जब नेचुरल एनवायरनमेंट से क्लैश करता है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट्स तो होंगे, बाउंड टू हैपन। तो वो 3 इंपैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल। अब ये तीनों अपने आप में बड़े वाइड टॉपिक हैं, मैं तीनों को तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म को पढ़ने से पहले कुछ हम पर्सपेक्टिव के बारे में जानना चाहेंगे। पर्सपेक्टिव क्या है? नंबर 1, इंपैक्ट्स आर मल्टीफैसेटेड। मल्टीफैसेटेड मींस impacts are felt at every corner of the economy, at every corner of the sphere। एंड दूसरा है कि टूरिज्म इंपैक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज मैंने आपको पहले बता दी, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल। अभी एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट्स हैं दोनों तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी डेट्रीमेंटल ऑल्सो, इट कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, हाउ ही परसीव्स द थिंग्स, हाउ ही ऑब्जर्व्स द थिंग्स। तो हम सबसे पहले अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनवायरनमेंट का हमारे टूरिज्म का हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये मानेंगे कि टूरिज्म के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट की क्वालिटी का होना बेहद जरूरी है। ये एनवायरनमेंट दोनों तरह का है, मैन मेड भी और नेचुरल भी। जब तक दोनों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक टूरिज्म अच्छा नहीं हो सकता। आप ये माने कि टूरिज्म को हम ये कहते हैं कि टूरिज्म 3A का खेल है, अट्रैक्शंस, एक्सेसिबिलिटी और एकोमोडेशन। तो जो हम बात करने वाले हैं वो अट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। जब तक अट्रैक्शंस अच्छी नहीं होंगी टूरिस्ट वहां पे नहीं आ सकता। तो सबसे पहले क्वालिटी अच्छी होना बेहद जरूरी है। दूसरा, टूरिज्म की जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है।
ये एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकती है और पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकती है, बट ये डिपेंड करता है पॉलिसी प्लानर्स के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर, कि वो टूरिज्म को किस प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं। अब ये एनवायरनमेंट जो है किस तरह से प्रभावित होता है, एनवायरनमेंट के प्रभावित होने के हमारे पास कई तरीके हैं। जब हम सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे हमने होटल्स का निर्माण किया, एयरपोर्ट्स का निर्माण किया, जनरल रोड्स का निर्माण किया, तो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर फर्क पड़ना लाजमी है, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका असर आएगा ही। और नेगेटिव एनवायरनमेंट जो होते हैं, नेगेटिव जो इंपैक्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट रिसोर्सेज को खत्म करते हैं जिसके ऊपर वो बने हुए हैं। मेन इंपैक्ट एरियाज उसके नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन और फिजिकल इंपैक्ट्स हो सकते हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री का नेगेटिव इंपैक्ट कैसे होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि टूरिज्म और किसी इंडस्ट्री की तरह से इंडस्ट्री है। जैसे और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं तेजी से, वैसे ही टूरिज्म तेजी से डेवलप हुआ है, पर टूरिज्म उन्हीं रिसोर्सेज को खा रहा है जिनके ऊपर उसका निर्माण हुआ था। तो ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और टूरिज्म भी अन्य किसी इंडस्ट्री की तरह एक एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्री है। ये भी अपने एम्प्लॉइज का, अपने स्टेक होल्डर्स का, एनवायरनमेंट का और उन रिसोर्सेज का जिसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है उनका वो शोषण करता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, इट इज ऑफ ब्यूटीफुल नेपाल। नेपाल जो है इट वाज कंसीडर्ड टू बी अ वर्जिन कंट्री एंड वेरी ब्यूटीफुल, बट द थिंग हुआ क्या है, समय के साथ आप ये देख सकते हैं कि जितने वहां पर टूरिस्ट आते हैं उन्होंने उसको स्पॉइल्ड कर दिया है। जितना भी वो सामान होता है अपना सारा पीछे छोड़ जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बोतल्स हो, गैस मास्क हो, सिलेंडर्स हो और कुछ भी खाने पीने का सामान हो। और इसने क्या किया है, इसने उस वर्जिन ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंक्रीज कंजेशन। इंक्रीज कंजेशन मींस कि कंजेशन बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में डेस्टिनेशन के पास आ रहे हैं और इसकी वजह से वो जगह खराब हो रही है। उस जगह पर जहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर दुकानें बन गई हैं, टूरिस्ट शॉप्स बन गई हैं, होटल्स बन गए हैं, और उसकी वजह से भी वहां पे परेशानी हो रही है। और इसके अलावा ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक दोनों तरह का है, चाहे वो व्हीकुलर हो या पेडेस्ट्रियन हो, पैदल चलने वाले हो या गाड़ियों का हो, इसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ गई है। और कार और बसेस भी वो भी लगातार वहां पर आने लगे हैं और इसकी वजह से भी वहां पे एयर पोल्यूशन बढ़ गया। अभी आपके सामने एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि टूरिज्म कैसे किसी स्थान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो है ये ट्रेवी फाउंटेन है रोम में, इटली में, और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक मस्ट सी स्पॉट है। सभी टूरिस्ट वहां पे जाते हैं और वहां पे एक सिक्का जो है वो पानी के अंदर फेंकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्लाइड में ही कितना रश वहां पे बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो रोम में जितने भी वॉकवेज हैं और नैरो लेन्स हैं वो हमेशा जो है टूरिस्ट से भरे रहते हैं, और इसकी वजह से वहां पर प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। जो एक और अन्य उदाहरण है हमारे पास वो है वेंडलिज्म का। वेंडलिज्म मींस जब हम किसी की प्रॉपर्टी को डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करते हैं, जानबूझकर डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसको हम वेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास टूरिज्म में क्या है कि जो नेचुरल साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको लोगों के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि ये वॉल ऑफ चाइना है। वॉल ऑफ चाइना वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों ने वहां पर अपने नाम लिख दिए हैं और उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज नोन एज ग्रेफिटी, डिस्ट्रॉइंग समवन एल्स प्रॉपर्टी। और हमारा ताजमहल भी इससे बचा हुआ नहीं है। आप ताजमहल में देख सकते हैं कि ताजमहल की वॉल्स के ऊपर लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं, और दिस हैज डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। अब ये देख सकते हैं आप लोधी गार्डन। लोधी गार्डन में इस व्यक्ति ने क्या किया है कि सारी दीवार को डिस्ट्रॉय कर दिया बाय हिज एक्ट ऑफ ग्रेफिटी। ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के द्वारा, लोग जो है इसको सुधार नहीं पा रहे हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। अब एक और समस्या जो हो रही है वो क्या है, ज्यादा के ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हैबिटेट्स मींस नेचुरल प्लेसेस, कि लोग उन जगह पे जाने लगे हैं जो कि जानवरों का, एनिमल्स का, सी एनिमल्स का हैबिटेट है, और उसकी वजह से उनका नेचुरल प्लेस डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पे जाके वहां पे वो प्लांट्स के ऊपर चलते हैं
और वो प्लांट्स जो हैं वहां पर जाके वो एग्स को इकट्ठा करते हैं, पक्षियों के पंखों को इकट्ठा करते हैं और उनको सेमेनियर के तौर पे ले जाते हैं। तो इससे क्रूअल क्या हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के अंडों को आप सोवेनियर के तौर पर अपने पास रखें। और इसके अलावा ये टूरिस्ट जो है बहुत शोर मचाते हैं, और शोर मचाने की वजह से जानवर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट्स को छोड़ के, बर्ड जो है अपने नेचुरल हैबिटेट्स को छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है टूरिस्ट के जाने की वजह से। पोल्यूशन यू नो इज द वन ऑफ द मेजर कॉजेज, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक शामिल है, और टूरिज्म भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ज्यादा लोगों के जाने की वजह से टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं उनकी ब्यूटी समाप्त हो गई है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, वो कोई भी ऐसा स्टेप लेने में असमर्थ रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर उस स्थान को साफ किया जा सके। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास क्रूज शिप्स का है। क्रूज शिप से लोग जो है टूरिस्ट क्या करते हैं, प्लास्टिक बोतल्स को, फूड पैकेजिंग को, ओल्ड बैटरीज को वो फेंक देते हैं समुद्र के अंदर, और जिसका आगे कुछ नहीं हो पाता और वो समुद्र को डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को भी वो शिप से डंप कर देते हैं समुद्र के अंदर। तो इसकी वजह से ये एक जो फोटो है ये ग्रीन पीस के द्वारा बनाई गई है। ग्रीन पीस ने ये दिखाया कि समुद्र में से सामान इकट्ठा करके उन्होंने एक ट्रैश की फोटो बनाई है कि किस प्रकार ट्रैश के द्वारा हम समुद्र की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज देयर, लैंड पोल्यूशन इज देयर। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो फोटो दिखाई गई है इसमें ट्रैकर्स ने क्या किया है कि वो अपना सारा जितना भी गार्बेज होता है वो पीछे डंप कराते हैं, और उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि ऑल द ब्यूटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब जो उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रेड सी का। रेड सी दुनिया में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। आप ये देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, इसके बीच में ये सैंडविच समुद्र है, और दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अराउंड 1.2 मिलियन टूरिस्ट विजिट रेड सी एवरी ईयर। अब रेड सी को बताने से पहले मैं रेड सी के आपको कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है समडाई रीफ। समडाई रीफ ये एक रीजन है जो कि दुनिया भर में अपनी फेमस डाइविंग वॉल के लिए फेमस है, कि यहां पर लोग आते हैं और डाइविंग करते हैं, और यहां पे एक सुपर कोरल वॉल है। और ये जो है प्लेस दुनिया भर में अपनी डॉल्फिन्स के लिए भी मशहूर है। ये डॉल्फिन्स जो ना केवल डाइवर्स के साथ जाती हैं, डाइवर्स फ्रेंडली भी हैं, और 500 की इनकी संख्या है। और अगर ये आपको नहीं मिलती तो इसके अलावा भी आपको यहाँ पे हॉर्स शू शेप्स मिलेंगी, और यहाँ पे टूरिस्ट जो है काफी एंजॉय करते हैं। तो समडाई रीफ इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो दूसरी जगह हमारे पास वो है मार्सा आलम। मार्सा आलम भी एक इजिप्ट की साउथ रिजोर्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर भी टूरिस्ट काफी घूमने के लिए आते हैं। तो ये जगह दुनिया भर में दोनों तरह के टूरिस्ट के लिए मशहूर है, चाहे वो टूरिस्ट बजटेड टूरिस्ट हो, चाहे वो टूरिस्ट लग्जरी टूरिस्ट हो। तो ये जो रीजन है, अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया गया है। यहां पे लोगों ने ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से 1.2 मिलियन टूरिस्ट, मैंने पहले आपको बताया कि एनुअली यहां पे विजिट करते हैं, और उसकी समस्या क्या हो रही है कि वो शेल्स को कलेक्ट करते हैं सोवेनियर्स के तौर पर, और कोरल्स को कलेक्ट करते हैं सोवेनियर के तौर पर, और इसकी वजह से यहाँ पे और होटल और रेस्टोरेंट जो इस एरिया के हैं वो भी अपने सीवेज को सी के अंदर डंप कर देते हैं। तो इस प्लेस की नेचुरल ब्यूटी इस वजह से भी खराब हो रही है। एक ये और आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करने में टूरिस्ट की बसेस का भी हाथ है। टूरिस्ट के द्वारा जो बसेस हैं और जो हमारे को होटल चलाए जाते हैं, तो वो भी उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी एक समस्या की वजह बन रहा है कि जो होटल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है और बसेस का यूज किया जा रहा है, इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ रहा है। ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार लोकल लोगों ने टूरिज्म प्रोडक्ट्स का विरोध किया, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का विरोध किया। ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में अराकू वैली है, वहां पर जब टूरिज्म के प्रोजेक्ट लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो ट्राइबल्स के द्वारा उसका विरोध किया गया। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमने लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है कि लोकल लोग कॉन्फिडेंस में आए, और उसके बाद हम कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे चलाएं। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। अब आपने
ये सिर्फ यही बात नहीं है कि टूरिज्म जो है उसने हमेशा नुकसान ही किया है, टूरिज्म ने फायदा भी बहुत किया है। टूरिज्म की वजह से कई देशों की इकोनॉमी चल रही है, मैंने पहले आपको बता दिया था। इसके अलावा टूरिज्म के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे जो फंडिंग आती है उनके द्वारा कई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया में चल रहे हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट आपके सामने है, सेपिलॉक ओरेंगटून रिहेबिलिटेशन सेंटर मलेशिया। अब ये यहाँ पे जो ओरेंगटून्स आते हैं, ओरेंगटून एक एप्स की प्रकार है और वो जो जानवर आते हैं उनको सेव करने का काम, उनको रिहेबिलिएट करने का काम उनके द्वारा किया जाता है, जिनकी फीस जो है टूरिज्म की वजह से आती है, जिनको टूरिज्म पे करता है और उस वजह से वो ओरेंगटून पल पा रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। और ये एक और भी एग्जांपल है आपके पास, बोहरोक सेंटर फॉर एक्स कैप्टिव एंड रेफ्यूजी सुमात्रन ओरेंगटून। तो ये 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये भी टूरिज्म के द्वारा फंडेड है, टूरिज्म से पैसा आता है तभी ये चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक एग्जांपल है आपके पास, ग्रीन सी टर्टल प्रोटेक्शन, ये भी टूरिज्म की वजह से फंडेड हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन सी टर्टल हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो इसकी वजह से ये भी टूरिज्म की वजह से आपको देखने को मिलता है। ये दुनिया में वो सेंटर है जहां पे ग्रीन सी टर्टल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जो ब्लू डॉट्स है वो आपको दिखाती है मेजर नेस्टिंग साइट्स, जो ब्लैक डॉट्स है वो आपको दिखाती है माइनर नेस्टिंग साइट्स, और जो होलो है वो आपको दिखाती है पॉसिबल नेस्टिंग साइट्स। अब ये एग्जांपल आपके सामने है कीनिया का। कीनिया जो है दुनिया का एक पुअर नेशन है, पर वहां जितना भी हो रहा है डेवलपमेंट वो टूरिज्म की वजह से हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि काफी सारे एनिमल्स जो हैं वो टूरिज्म फंडिंग पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे लॉयन जो है, टूरिज्म की वजह से एक लॉयन के लिए $7,000 हर साल आ रहा है, और हर्ड ऑफ एलिफेंट्स के लिए लगभग $6 लाख एक साल जो है वो टूरिज्म की वजह से आ रहा है। तो काफी सारी जो वहां पे टूरिज्म प्रोटेक्शन हो रही है वो टूरिज्म की वजह से हो रही है। अब आपके पास हल क्या है? अब समस्याएं तो मैंने आपको गिनवा दी, आपके पास हल क्या है? तो एक हल जो हमारे पास है वो है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म एक बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ कंसेप्ट है। इको टूरिज्म वेयर वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर, हमें प्रकृति का सम्मान करना है, प्रकृति का हमने अब्यूज नहीं करना है। अभी इको टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म इसका फायदा क्या है? इको टूरिज्म जो है नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है और उनकी कंजर्वेशन में अपना योगदान देता है। जैसे इको टूरिज्म के आपको ये मैंने कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जैसे मिनिमाइज इंपैक्ट, कि आपने प्रकृति के ऊपर कम से कम इंपैक्ट डालना है, मिनिमम इंपैक्ट, नुकसान नहीं करना है। इसके बाद आपने एनवायरमेंटल और कल्चरल अवेयरनेस करनी है और उसको रिस्पेक्ट करना है। विजिटर और होस्ट के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट देने हैं ताकि कंजर्वेशन की जा सके, क्योंकि अगर कंजर्वेशन की जाएगी तभी फ्यूचर के लिए आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और फाइनेंशियल बेनिफिट लोकल लोगों को प्रोवाइड करने हैं, नहीं तो आपको पहले मैंने उदाहरण बताया था अराकू वैली का, विशाखापट्टनम में लोकल लोगों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि उन्हें कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बाहर वाले लोग आके वहां पे नौकरियां ले रहे थे, दुकानें खोल रहे थे, तो जब तक लोकल लोगों को फायदा नहीं मिलेगा कोई फायदा नहीं है। तो इको टूरिज्म इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि लोकल लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए और होस्ट कंट्रीज के एनवायरनमेंट के प्रति, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे सोशल हो, उसके प्रति आपने सेंसिटिविटी क्रिएट करनी है, उसके प्रति आपने संवेदनशीलता बनानी है। ये आपके सामने एक बढ़िया एग्जांपल है कि किस प्रकार, अब ये जो आप देख रहे हैं वो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया के सबसे बढ़िया और लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं कोरल रीफ के, 2300 किलोमीटर ऑन दी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया था 1981 में। लेकिन अब समस्या क्या हो रही है? ये आपके सामने इसकी फोटोज हैं। दिस इज द व्हिटसंडे आइलैंड्स, ये इसका आपका ओवरऑल जो मैप है, और उपोलू के आइलैंड, दीज आर वन ऑफ द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज टू मच टूरिज्म इज टेकिंग प्लेस। तो अब काम कौन कर रहा है? काम कर रही है हमारे पास यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है?
जो यूनेस्को है उसने कई स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिकली दो तरह की है, एक हमारे पास नेचुरल होती है और दूसरी हमारे पास कल्चरल। तो नेचुरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ, उससे फायदा क्या होता है कि आपको कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, आपको कंजर्वेशन के लिए फंडिंग मिलती है। और 1978 में केवल 12 थी, लेकिन जुलाई 2016 में ये बढ़ के 1052 हो गई है। ये जो है आपको दिखाई गई है जगह जो साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और ये जो है 2012 का स्टेटस है। अब भूमिका किनकी आ जाती है कि आप जो है अगर टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं तो इसमें भूमिका किसकी आती है? तो सबसे पहले लोकल कम्युनिटीज की, विजिटर्स की, टूर ऑपरेटर्स की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, प्लानिंग अथॉरिटीज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल कम्युनिटीज की। लोकल कम्युनिटीज जो है वो क्या भूमिका अदा कर सकती हैं? तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कैंडी रेजो विलेज बोरोबुदुर इंडोनेशिया का। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा एक कोऑपरेटिव बनाई गई जिसने गवर्नमेंट की सपोर्ट से कम्युनिटी टूरिज्म रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए। यहाँ पे विलेजर्स ने पार्टिसिपेट किया डिस्कशंस में और उन्होंने अपने हिसाब से टूरिज्म प्रोडक्ट को डेवलप किया, जैसे डेवलपिंग होम स्टे एकोमोडेशन, डेवलपिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनाइजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट। तो ये लोकल लोगों ने टूरिज्म की कमांड अपने हाथ में ली। अब विजिटर्स जो है वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? विजिटर्स की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो लोकल लोगों का सम्मान करें, लोकल कल्चर का सम्मान करें, लोकल एनवायरनमेंट का सम्मान करें। तो विजिटर्स जो है उनको जब विजिट करना है तो वो एनवायरनमेंट का ज्यादा नुकसान ना करें और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान दें, पानी कम यूज करें, वाटर का रिसाइकल करें, और इससे जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक टेंपल है बैंकॉक में, थाईलैंड में, और यहाँ पर ये दिखाया गया कि लोगों को यहाँ पर विजिट करने के समय एप्रोप्रिएटली ड्रेस करना चाहिए ताकि लोकल कल्चर का सम्मान किया जा सके। अब टूर ऑपरेटर्स जो है, टूर ऑपरेटर्स क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? तो टूर ऑपरेटर्स ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे टूरिस्ट जो उन स्थानों को विजिट करे जहां पे कंजर्व किया जा सके एनवायरनमेंट को। तो इसका भी एक एग्जांपल आपके पास है फुकेट अल्टरनेट टूर्स। तो फुकेट अल्टरनेट टूर्स थाईलैंड में चलाए जाते हैं फुकेट ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा। तो वो क्या करते हैं कि वो जो अपना काम करते हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में करते हैं और जितने भी वो प्रोग्राम बनाते हैं वो लोकल कल्चर को ध्यान में रखे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? जो एनजीओज है, तो एनजीओ एक स्पेशल बनाई हुई है। इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं, इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी। तो इंटरनेशनल टूरिज्म सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, 190 देशों में ये काम करती है और काम क्या है? एनवायरनमेंट का सम्मान करवाना टूरिस्ट के द्वारा। लिखे हुए हैं जैसे गाइडलाइंस डेवलप करना टूरिज्म के लिए, ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना। तो ये इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं? तो प्लानिंग अथॉरिटीज जो है इसमें एक एग्जांपल सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड का है। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड जो है वो भी अपने टूरिज्म की ऐसे ही प्लानिंग करता है जिसमें एनवायरनमेंट का, लोकल सोसाइटी का, लोकल कल्चर का ध्यान रखा जा सके और इसके जितने भी पक्ष हैं उनको साथ में कंसिडर किया जा सके। जैसे कई जगह ऐसी है जैसे चाइना टाउन, कैंपोंग, ग्लैम और लिटिल इंडिया, ये जो है एथनिक डाइवर्सिटी के लिए फेमस है और इस एथनिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए सिंगापुर टूरिज्म काम कर रही है। तो ये भी एक आपके सामने अच्छा उदाहरण। तो हम कर क्या सकते हैं? व्हाट वी कैन डू। अभी तक हमने बात की थी कि टूरिज्म में अथॉरिटीज को ये करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ये करना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज को ये करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू। तो हम सबसे पहले एक ही काम कर सकते हैं कि वी कैन बिकम ए रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। Whenever we go to a place, we should not spoil the natural beauty of the place. We should not throw litter in the open, garbage in the open. तो इतना तो हम प्रकृति के प्रति कर ही सकते हैं। तो you should become a responsible tourist. तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि टूरिज्म के क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स में आपने काफी सारे इंपैक्ट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन टूरिज्म पॉजिटिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव के इंपैक्ट ही होते हैं। टूरिज्म के द्वारा जो फंडिंग होती है उसकी वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं।
तो आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम टूरिज्म के ओन इम्पैक्ट्स के बारे में कंटिन्यू रखेंगे। तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।